अस्सलामुअलैकुम। लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि भाई 12th रेगुलर का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जाए। इस 12th रेगुलर के ऑनलाइन कोर्स में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होगा उसको मैं डील करूँगा, और बायोलॉजी का जो पोर्शन हम पढ़ेंगे उसको दोनों लेवल से पढ़ेंगे, एकेडमिक लेवल भी, कंपटीशन लेवल भी। देखो एक बात जानो, 12th क्लास में जो बायोलॉजी का सिलेबस होगा वो 11th क्लास की बायोलॉजी के कंपैरिजन में कम होगा और उससे आसान भी होगा। यानी 12th क्लास में जो बायोलॉजी का पूरा टोटल सिलेबस होगा वो 11th के कंपैरिजन में कम होगा और आसान होगा। 12th क्लास की बायोलॉजी का जो स्टार्टिंग किया गया उसमें लिखा गया फर्स्ट जो यूनिट, उसको नाम दिया गया रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट से ही अपने हम इस कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे, जिस यूनिट का नाम होगा रिप्रोडक्शन। इस एक यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर होंगे, जिसके अंदर उसने पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि भाई किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। उसी चीज़ को हम आज डील करेंगे। देखो रिप्रोडक्शन है क्या बेसिकली, अगर हम जानना चाहें कि भाई रिप्रोडक्शन किस चीज़ का नाम, तो कहा गया रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हों, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हों उन प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही हुआ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्हीं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको कहा गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा, यानी हम कह रहे हैं कि उसके जैसा का मतलब उसके कैरेक्टर उससे मिलते जुलते हों, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना दे या नया ऑर्गेनिज्म बनाए, इस नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता हो या कहो जन्म देता हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक सा मतलब तो समझ में आ गया होगा। और भाई यही वो प्रोसेस जिसके ज़रिए इस अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ इस अर्थ पर, जितनी भी स्पीसीज़, वो स्पीसीज़ जब से ये अर्थ बना, जब से लेकर अब तक अलग अलग स्पीसीज़ इस अर्थ पर भाई हम कहेंगे मेंटेन हैं, कंटिन्यू है। बहुत सारी स्पीसीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ख़त्म हुई, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी नई स्पीसीज़ बनी। तो कहा जो स्पीसीज़ अब तक इस अर्थ पर मेंटेन हैं, उन स्पीसीज़ को मेंटेन रखने वाले प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन। यानी अगर भाई हम रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये प्रोसेस होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिस प्रोसेस के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, या फिर इसी को हम कहें ऑफस्प्रिंग, सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर भाई हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं कहा, हमने सिमिलर कहा। भी सिमिलर का मतलब भी मैं समझाऊंगा। सिमिलर टू इटसेल्फ यानी जो उसके जैसा हो। यानी ये तो डेफिनेशन की बात हुई। और भाई याद रखना, आसान सी भाषा में जो हम यहाँ एक टर्म लिखे, यंग वंस का मतलब होगा उसके बच्चे, ऑफस्प्रिंग जिसको हम कहेंगे। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें कि भाई इंसानों के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, उसके ज़रिए जो नया बेबी बर्थ लेगा वो देखने में इंसानों के जैसा होगा। कैसे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके 2 हाथ होंगे, उसके 2 पैर होंगे, उसके 2 कान होंगे, उसके 2 आँख होंगे, उसका नाक होगा। यानी जो जो जनरल कैरेक्टर एक ह्यूमन बीइंग के पास होंगे वही कैरेक्टर उस नए बेबी के पास होंगे।
और यही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कि भाई जो कैरेक्टर पेरेंट्स के पास होंगे वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के पास भी होंगे। उन कैरेक्टर्स के अंदर, उन खासियत के अंदर थोड़ा बहुता चेंज आएगा। अब थोड़ा बहुता चेंज आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर कि भाई नया ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस से बना। यानी रिप्रोडक्शन के भी हकीकत में दो तरीके। अब अगले जो जनरेशन होगा या नए जो ऑफस्प्रिंग होंगे उन ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो कैरेक्टर्स होंगे उनके अंदर चेंजेस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि भाई नया ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस से बना। रिप्रोडक्शन के जो दो प्रोसेस होंगे उनमें से किस प्रोसेस से बना। और याद रखना यही वो प्रोसेस जिसकी वजह से इस अर्थ पर स्पीसीज मेंटेन है, स्पीसीज कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होंगे। तो कहा गया भाई रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगा, यानी दो अलग अलग टाइप्स होंगे रिप्रोडक्शन के, यानी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस करने के या कहो नया ऑर्गेनिज्म बनने के दो मेथड होंगे। एक मेथड को कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मेथड को नाम दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे मेथड को नाम दिया गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन के दो मेथड कहो या फिर दो तरीके कहो। एक तरीके को कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे मेथड या दूसरे तरीके को कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेसिक जो डिफरेंस होगा सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उस डिफरेंस को तुम्हें समझना होगा और समझने के बाद याद रखना होगा। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में, भाई ध्यान से सुनना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्या फ़र्क होगा। देखो क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नया ऑफस्प्रिंग बनाने में दो अलग अलग टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे। अब भाई सेल्स का जिक्र हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतनी बात तो मालूम होगी कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका लाइफ स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से। अब हमने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म को या फिर कहो ऑफस्प्रिंग को बनाने में दो अलग अलग टाइप के सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे। उन सेल्स को नाम दिया गया गैमीट्स। अब दो अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे तो उनको दो अलग अलग नाम दिए गए। एक को कहा गया मेल गैमीट और दूसरे को कहा गया फीमेल गैमीट। यानी फाइनल बात ये हुई, हमारी बात का कंक्लूजन ये हुआ कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मेल गैमीट हुआ, फीमेल गैमीट नहीं हुआ तो भी हम उस प्रोसेस को सेक्सुअल नहीं कहेंगे। फीमेल गैमीट हुआ, मेल गैमीट नहीं हुआ तो भी वो सेक्सुअल नहीं कहलाएगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का होना ज़रूरी, सिर्फ होना ही ज़रूरी नहीं, उन मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज करना भी ज़रूरी। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जहां पर मेल गैमीट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मेल गैमीट फ्यूज करता हो। फ्यूज करने को मैं इस तरह से दिखाऊंगा, फ्यूज करता हो फीमेल गैमीट के साथ। यानी मेल गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, भाई इस मेल गैमीट को हम एक सेल कहेंगे, इसको भी हम सेल कहेंगे। अगर बात की जाए गैमीट की तो भाई हम गैमीट कहेंगे ऐसे सेल्स, ऑर्गेनिज्म के वो सेल्स जो नया ऑर्गेनिज्म बनाने में पार्टिसिपेट करते हों, उन सेल्स को हम कहेंगे गैमीट। अगर वो सेल मेल से आया तो हम उसको कहेंगे मेल गैमीट, वो फीमेल से आया तो हम उसको कहेंगे फीमेल गैमीट।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा कि भाई मेल गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ। जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, इन दोनों सेल्स के फ्यूजन के बाद एक नया सेल बनेगा। उस नए सेल को नाम दिया गया जाइगोट। उस नए सेल को क्या नाम दिया गया भाई? जाइगोट। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से इस बात को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना। भाई मैंने कहा मेल गैमीट एक सेल होगा, फीमेल गैमीट भी एक सेल होगा। बहुत अच्छी बात भाई, अगर ये सेल होगा तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। फीमेल गैमीट सेल होगा, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा। कहा भाई इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, इस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होगा डीएनए। और भाई देखो, जैसे जैसे हम अपने इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे तो जितनी पिछली बातें होंगी वो सब समझ में आएगी। एक बात को जानो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले लेक्चर में ही ज़रूरी नहीं सब बातें आप समझ जाओ। उसकी वजह ये कि भाई मुझे मालूम नहीं आपको पहले कितना आता है कितना नहीं आता। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस लिख दिया, डीएनए लिख दिया। अगर किसी बच्चे को न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में ना मालूम हो तो सकता हो उसके ये बात समझ ना आए। लेकिन अगर न्यूक्लियस और डीएनए की थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन भी होगी तो हम कहेंगे ये बात बहुत अच्छे से उसके समझ में आएगी। लेकिन अगर अभी समझ ना आए, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो इन बातों को हम आगे चलकर डील करेंगे। जब हम आगे चलकर इनको पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बातें हमने की वो बातें तुम्हें समझ आएगी। तो हमने कहा भाई गैमीट एक सेल होगा, मेल गैमीट सेल होगा, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। अब अगर डीएनए की हम बात करें तो कहा इस डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है भाई जीन। डीएनए वहां पर भी होगा, इस डीएनए का भी फंक्शनल यूनिट होगा जीन। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। कहा भाई मेल गैमीट के अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए पर जो जीन्स होंगे, उन जीन्स का काम होगा, या एक बात जानो, जीन्स का काम होता है कैरेक्टर को कंट्रोल करना या कैरेक्टर को प्रोवाइड करना। तो मैं कहूँगा कि इस मेल गैमीट के अंदर वो सारे जीन्स होंगे, इस मेल गैमीट के अंदर वो सारे जीन्स होंगे जिन जीन्स के पास मेल वाले कैरेक्टर होंगे। इस फीमेल गैमीट के अंदर वो सारे जीन्स होंगे जिन जीन्स के पास फीमेल वाले कैरेक्टर होंगे। जैसे ऐसे समझा जाए कि भाई मैं अगर अपने ऊपर ही तुमको समझाऊं कि भाई मैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बना, मुझको बनाने के लिए भाई फादर से एक सेल आया होगा जिसको मैं कहूँगा मेल गैमीट, मेरी मदर से एक सेल आया होगा जिसको मैं कहूँगा फीमेल गैमीट। अब मैंने कहा भाई मेरे फादर से जो सेल आया, उस सेल के अंदर मेरे फादर के सारे कैरेक्टर होंगे और वो कैरेक्टर जीन्स की फॉर्म में होंगे। ऐसे ही कहा भाई मुझको बनाने के लिए जो सेल मेरी मदर से आया, उस सेल के अंदर मेरी मदर वाले सारे कैरेक्टर होंगे। अब भाई सुनो, अब फादर हो या मदर हो, उनमें जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर का होगा। ये बात मैंने क्यों कही? भाई फादर के पास भी दो हाथ होंगे, मदर के पास भी दो हाथ होंगे, फादर के पास भी दो आंखें होंगी, मदर के पास भी दो आंखें होंगी। कहा भाई फादर के पास भी नोज होगा, मदर के पास भी नोज होगा। डिफरेंस क्या होगा कि भाई फादर जो होगा उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल के पास यानी मदर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। यानी मेल और फीमेल में जो फर्क आया वो सेक्सुअल कैरेक्टर का। बाकी अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो मेल और फीमेल के पास सेम होंगे अगर सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ दे। तो कहा नए ऑर्गेनिज्म के अंदर या नए ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होंगे। कैसे होंगे? जैसे समझो, मैंने कहा कि भाई मुझे बनाने के लिए मेरे फादर से एक सेल आया, मदर से सेल आया। अब मैं कहूँ कि भाई मेरे फादर का जो नोज होगा उस नोज का एक शेप होगा, उस शेप को, क्योंकि नोज का शेप हम एक कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, उस नोज के शेप को प्रोवाइड करने वाला मेरे फादर के पास एक जीन होगा और वो जीन इस मेल गैमीट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरह मैं कहूँ कि भाई मेरे मदर के पास
नोज होगा, उसका शेप होगा, उस नोज को शेप देने वाला जीन मेरे मदर के पास होगा और वो जीन इस सेल के अंदर होगा। कहा जब दोनों ही नोज का शेप देने वाले दोनों ही जीन्स जब आपस में मिलेंगे तो कहा एक नया शेप बनकर तैयार होगा। यानी मेरे नोज़ का शेप ना तो एग्जैक्टली मेरे मदर के जैसा, ना बिल्कुल फादर के जैसा, और ये बात हकीकत भी भाई मैं खुद भी ऑब्जर्वेबल प्रैक्टिकल लाइफ की बात कि भाई मेरा जो नोज़ है इसका शेप ना बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे मदर से मिलता है ना मेरे फादर से मिलता है। क्यों? क्योंकि इस नोज़ के शेप का जो जीन था वो अकेला किसी एक पेरेंट से नहीं आया, वो मदर से भी आया, फादर से भी आया। वो जीन्स दोनों आपस में मिल गए, उनके मिलने से एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अगर ऐसे भी समझ नहीं आई तो ऐसे समझो कि भाई आपने एक गिलास में लिया बनाना शेक, दूसरे गिलास में लिया मैंगो शेक। अगर आप बनाना शेक पियोगे तो बनाना का टेस्ट आएगा, मैंगो शेक पिएंगे तो मैंगो का टेस्ट आएगा। लेकिन अब उन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे, यानी आपने मैंगो शेक बनाना शेक मिक्स कर दिया, तो कहा उसके बाद जो शेक बनेगा उसमें प्योरली ना तो मैंगो का टेस्ट होगा ना बनाना का टेस्ट होगा, उसके अंदर उन दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। ऐसे ही कहा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उस ऑफस्प्रिंग के अंदर प्योरली ना तो मेल का कैरेक्टर होगा ना फीमेल का कैरेक्टर होगा, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का कंट्रीब्यूशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से एक नया सेल बनेगा, इस सेल को हम कहेंगे जाइगोट। और कहा भाई इसी जाइगोट के अंदर फिर सेल डिवीज़न होगा, क्योंकि भाई जाइगोट के बारे में एक बात याद रखो, आगे हम समझा देंगे। मेल गैमीट को हम कहेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका एन, रिप्रेजेंट करने का तरीका। फीमेल गैमीट को कहा एन, यानी जनरली गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एन। अभी मैं बता दूं, आगे मैं समझाऊंगा। मैंने कहा गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड, बात बिल्कुल सही। लेकिन जिस बच्चे को ये मालूम नहीं कि भाई हैप्लॉइड का मतलब क्या, तो वो इतनी बात जाने कि भाई अगर किसी सेल के अंदर एक सिंगल सेट क्रोमोसोम का हो तो उस सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। यानी सेल हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, ये क्रोमोसोम को देखकर डिसाइड किया जाएगा। अगर क्रोमोसोम का एक सेट हुआ तो उस सेल को हम हैप्लॉइड कहेंगे, क्रोमोसोम के दो सेट हुए तो उस सेल को हम डिप्लॉइड कहेंगे। अब मेल गैमीट को हमने कहा कि इसके अंदर एक सेट होगा, फीमेल गैमीट के अंदर एक सेट होगा, दोनों सेट्स आपस में मिलेंगे तो फिर कहा कि भाई जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर तो दो सेट होंगे, और दो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n, यानी n को हम मानेंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और 2n को मानेंगे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कहा भाई ये जो सिंगल सेल बना, याद रखना जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, जाइगोट सिंगल सेल, एक सेल। और कहा भाई इसी जाइगोट के अंदर सेल का डिवीज़न होगा। अगर मैं फिर वापस आ जाऊं बेसिक बातों पर कि भाई हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल, तुमने पढ़ा सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे भाई फंडामेंटल का मतलब यही तो हुआ कि बुनियादी यूनिट, बुनियादी का मतलब जहाँ से उसके लाइफ का स्टार्टिंग होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कितना ही बड़ा हमको दिखता हो, उसकी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई। अब कहा इस सेल के अंदर सेल का डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। याद रखना सेल डिवीज़न से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, अब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। ये डिपेंड करेगा कि भाई किस टाइप का डिवीज़न होगा।
वो फिर हम पढ़ेंगे, या जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा कि भाई सेल डिवीज़न माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा। माइटोसिस में 1 से 2 बनेंगे, मियोसिस में 1 से 4 बनेंगे, लेकिन मियोसिस वाला डिवीज़न जनरली गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होगा। यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो जनरली माइटोसिस ही होगा। सेल डिवीज़न के बाद कहा भाई एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा जिसको हम एक ऑफस्प्रिंग भी कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमने कहा सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न तो होगा ही होगा, सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होगा। अब सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि भाई एक सिंगल सेल जाइगोट, यानी मेरा पूरा बॉडी, अब मैं समझाऊं अगर तुमको और अच्छे से, कि कहा गया ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। यानी मेरी बॉडी के अंदर 200 अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। लेकिन भाई मेरी लाइफ की स्टार्टिंग तो एक सिंगल सेल से हुई, तो कहा इस एक सेल से 200 अलग अलग टाइप के सेल्स कैसे बने। कहा एक सेल से कोई नए टाइप का सेल बनाना या एक सेल से कोई नए टाइप का सेल बनना, ये प्रोसेस कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन। यानी जाइगोट से जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन नए नए टाइप के सेल्स बनाने के लिए वहां पर सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी होगा। तो इस बात को हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस बात को जहन में रखना कि भाई एक जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए 2 प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन और दूसरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। यानी सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से क्या होगा भाई, नए नए टाइप के सेल्स बनेंगे। फिर कहा भाई उन सेल से टिश्यू बनेंगे, उन टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, उसी से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी अगर हकीकत वाली बात समझी जाए और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर कर पढ़ा जाए कि इस सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए 2 प्रोसेस होंगे। पहले प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहेंगे, दूसरे प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहेंगे। सेल डिवीज़न से क्या होगा, सेल डिवीज़न से कहा भाई नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। यानी 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। और सेल डिफरेंशिएशन से कहा गया न्यू टाइप के या डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। न्यू टाइप सेल्स आर फॉर्म्ड, फिर उन्हीं सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, उसी से ऑर्गन बनेंगे। तो इतनी बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। खैर ये तो हम बहुत डिटेल में चले गए, बहुत ज़्यादा डिटेल भी कुछ नहीं भाई, अगर समझना होगा तो ऐसे ही पढ़ना होगा। अब सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसको कहेंगे, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हों। अब कहा कि भाई 2 बातें इसमें, कि मेल गैमीट मेल पेरेंट से आएगा या आए, फीमेल गैमीट फीमेल पेरेंट से आए। यानी मेल गैमीट जो होगा, मेल पेरेंट या ना कहें हम कि भाई जो मेल गैमीट होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात। अब मैं इस पॉइंट को क्यों समझा रहा हूँ, इसको समझो कि मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेगा। अब कहा ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग ऑर्गेनिज्म के पास हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग ऑर्गेनिज्म के पास हो। जैसे ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है कि भाई ह्यूमन बींग्स एक फिनोमिना शो करते हैं जिसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब देखो, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2, मॉर्फ का मतलब फॉर्म। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर
सेक्सुअली, यानी जो सेक्सुअली का मतलब हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस बात को लेकर दो फॉर्म होती है। डाई का मतलब दो, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, एक मेल वाली फॉर्म, एक फीमेल वाली फॉर्म। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के पास होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के पास होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जनरली हम कह देते हैं यूनिसेक्सुअल। कोई यूनि का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब हुआ कि सेक्स ऑर्गन, कि भाई एक कोई सेक्स ऑर्गन होगा या तो मेल वाला या फीमेल वाला। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होगा। उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो। यानी अगर कोई हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वहां पर दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि भाई सिंगल पेरेंट के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनेगा। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसीलिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं कहा कि भाई मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट्स होने चाहिए, लेकिन ये बात हमने ज़रूर कही, और ये बात याद भी रखना कि भाई मेल और फीमेल गैमीट होने चाहिए। अब हो सकता हो मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता हो सकता हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाते हो, लेकिन यानी सिंगल पेरेंट या डबल पेरेंट ये कोई लाजमी कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कंडीशन होगी दो टाइप के गैमीट्स। दो टाइप के गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा। यहीं पर चलते चलते इसी बात को आगे कंटिन्यू करते करते मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये सेल होगा, इसके अंदर डीएनए होगा, इसके अंदर जीन होगा, ये भी सेल होगा, डीएनए होगा, जीन होगा, दोनों जीन्स आपस में मिक्स होंगे, उसके बाद वो नया कैरेक्टर, उसके बाद वो कैरेक्टर नए ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा। कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। और भाई इस बात को आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, एक घर के अंदर दो भाई बहन, तीन भाई बहन, चार भाई बहन, सब के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यानी सबके फेशियल एक्सप्रेशन में, नोज के शेप में, स्किन के कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यानी उन चारों पांचों भाई बहन में, हम कहें मदर में, फादर में, पूरी फैमिली के अंदर हर किसी के पास जो कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। वेरिएशन होने की वजह यही होगी क्योंकि भाई दो अलग अलग सेल्स के जीन्स आपस में एक सेल के अंदर आकर मिल गए। जब दो जीन्स आपस में आकर मिले तो फिर कहा कुछ नया, हल्का फुल्का कुछ नया वेरिएशन क्रिएट होगा। जैसे मैंने आपको बनाना और मैंगो शेक वाली बात समझाई कि दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ ना कुछ नया टेस्ट आएगा ही आएगा। ऐसे ही जब दोनों जीन्स आपस में मिलेंगे तो कैरेक्टर में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। कैरेक्टर के अंदर फर्क आ जाना या कैरेक्टर के अंदर बदलाव आ जाना ये कहलाता है वेरिएशन। ये क्या कहलाएगा भाई? वेरिएशन। कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, और कहा उसके जो जीन्स होंगे वो कुछ ना कुछ नए कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्योंकि दो अलग अलग जीन्स आपस में मिलेंगे। तो हम कहेंगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नीट 2017 में पूछा गया। क्या पूछा गया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्रिएट होगा, तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट न्यू का मतलब नए, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे।
इन जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से ही जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, इन जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से ही क्या होगा भाई, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब समझो चेंज, कैरेक्टर के अंदर कुछ बदलाव आ जाना, ये कहलाता है चेंज। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नए जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब देखो भाई जीन, यानी जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनने से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात। अब हम समझेंगे भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक बात है, अब तक जो हमने बात बताई उसका कंक्लूजन ये होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऐसे रिप्रोडक्शन को कहेंगे जहां पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूज करना लाजमी कंडीशन, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे, उन वेरिएशंस की वजह होगा नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन, यानी नए ऑर्गेनिज्म के बनने का एक ऐसा प्रोसेस जहां पर नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना और हमेशा याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस नए ऑर्गेनिज्म को बनाने का जहां पर नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में दो गैमीट्स कभी भी फ्यूज नहीं करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी। हम फ्यूजन पर ध्यान दे रहे हैं, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो सकता। कहा भाई गैमीट्स का फॉर्मेशन तो हो सकता है, यानी एसेक्सुअल प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे या एसेक्सुअल प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ऑर्गेनिज्म गैमीट्स का फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा, कभी फ्यूजन नहीं हो सकता। और कहा मस्ट कंडीशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट भी हो सकता है, दो पेरेंट भी हो सकते हैं। दो पेरेंट्स कब होंगे? जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग के पास होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पेरेंट के पास होगा, फिर तो दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी। लेकिन कहा अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक पेरेंट के पास हो तो एक से भी काम चल जाएगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट या दो पेरेंट वाली कोई कंडीशन नहीं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मस्ट कंडीशन क्या कही गई कि भाई सिंगल पेरेंट होगा, उस सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उस सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब या तो ये हो कि वो नया जो सिंगल पेरेंट होगा वो नए ऑर्गेनिज्म को बिना किसी गैमीट के फॉर्मेशन के बना दे या गैमीट फॉर्मेशन के बाद बना दे। मैं इस बात को पहले लिख दूं फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। भाई हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर offsprings are produced by सिंगल पेरेंट। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म लिख दी हमने, सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से हमेशा ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं भाई। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट involvement of gamete formation, with or without involvement of gamete formation। यानी offsprings are produced by single parent with or without involvement of gamete formation। यानी सिंगल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब नए ऑफस्प्रिंग जो इस सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो
गैमीट से, गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस से भी बन सकते हैं और बिना गैमीट के प्रोसेस के फॉर्मेशन के भी बन सकते हैं। गैमीट के प्रोसेस से या बिना गैमीट के प्रोसेस से, ये बात थोड़ी अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल तुमको दूं। एक एग्ज़ाम्पल दिया गया भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जिसको कहते हैं भाई पार्थिनोजेनेसिस। अब देखो पार्थिनोजेनेसिस क्या कहा गया, समझ सकते हैं ऐसा कि पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप। अब क्या कहा कि इस पार्थिनोजेनेसिस के अंदर जो सिंगल पेरेंट होगा वो पहली बात तो कहा फीमेल होगा। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर फीमेल गैमीट, यानी जो फीमेल होगा, जो फीमेल होगी या होगा, फीमेल जो होगी वो गैमीट बनाएगी। कहा उस फीमेल गैमीट से, उस फीमेल गैमीट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, फीमेल गैमीट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी पहली बात तो पार्थिनोजेनेसिस कहा गया कि भाई फीमेल गैमीट से, पार्थिनोजेनेसिस किस प्रोसेस को कहेंगे, फीमेल गैमीट से नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना। ये फीमेल गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं करेगा, यानी इस पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एक सिंगल पेरेंट, उसका नाम फीमेल। अब हमने कहा कि इस फीमेल ने गैमीट बनाया, वही बात तो हुई विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यानी इस फीमेल ने गैमीट बनाया, वो गैमीट डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, लेकिन मेल गैमीट के साथ फ्यूज नहीं करेगा। अगर इस फीमेल का गैमीट, यानी ये फीमेल गैमीट अगर मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर गया तो फिर वो एसेक्सुअल नहीं भाई, वो सेक्सुअल प्रोसेस होगा। यानी नया ऑफस्प्रिंग हमेशा सिंगल पेरेंट से बनेगा। अब वो सिंगल पेरेंट जैसे हम समझाए और 9, 10, 10th क्लास में पढ़ी होगी रिप्रोडक्शन में कि भाई अमीबा होगा सिंगल पेरेंट, अमीबा के अंदर सिंपल सा फिजन होगा या उसको सेल डिवीज़न कहो, नया अमीबा बन जाएगा। यानी वो सिंगल अमीबा था, उस अमीबा के अंदर क्या हुआ, सेल डिवीज़न हुआ, नया अमीबा बन गया। यानी एक पेरेंट था, उससे नया ऑफस्प्रिंग बन गया। अब उस अमीबा ने कोई गैमीट नहीं बनाया, यानी अमीबा ने बिना गैमीट के फॉर्मेशन के नया अमीबा बना दिया। तो जो नया अमीबा बना उसके बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि भाई एक बैक्टीरिया होगा, उस बैक्टीरिया के अंदर जनरली ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, कि भाई उसके अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा, बीच से डिवाइड करेगा, नया बैक्टीरिया बन जाएगा। यानी एक सिंगल बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया से एक नया बैक्टीरिया बना। यानी उस बैक्टीरिया ने कोई गैमीट नहीं बनाया, वो सिंगल था, सिंगल पेरेंट था, उस सिंगल पेरेंट ने अपने आप को डिवाइड किया और एक नया बैक्टीरिया बनाया। यानी वहां पर एक सिंगल पेरेंट से नया बैक्टीरिया बना, या कहो सिंगल बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बना, लेकिन इस सिंगल बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बनाने में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां पर कहा कि सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बना लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। तो मेरी इतना समझाने की, जो मैंने इतनी बात तुम्हें समझाई, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा सिंगल पेरेंट होगा। वो सिंगल पेरेंट गैमीट का फॉर्मेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन सिंगल पेरेंट से गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उस गैमीट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसका एग्जाम्पल पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है भाई हनी बीज वगैरह में, रोटिफर्स में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, टर्की बर्ड्स, उसमें प्रोसेस देखने को मिलता है। अब कहा जिस तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहे कि भाई दो अलग अलग गैमीट्स मिलेंगे,
नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ तो कोई दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। जब कहा दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं होगा तो फिर कहा कि भाई कोई नया कॉम्बिनेशन भी क्रिएट नहीं होगा। तो सही बात है बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। भाई हल्का फुल्का वेरिएशन तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा तो इन्वायरमेंट के अंदर रहना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो ऑर्गेनिज्म लगभग बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, क्योंकि उनको बनाने के लिए कोई दो अलग अलग टाइप के सेल्स का फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जनरली एक से ज़्यादा को हम कंसीडर करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। देखने के लिए हम बाहर से कोई चीज़ देख रहे हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली का मतलब जब हम उनको देखेंगे, उनको और उनके पेरेंट्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे लगेंगे। इसके साथ साथ जेनेटिकली का मतलब अगर आप ऑफस्प्रिंग के जीन्स देखेंगे और पेरेंट्स के जीन्स देखेंगे वो भी सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। भाई एक जैसे होना तो लाजमी, जब जीन्स किसी दूसरे जीन के साथ कंबाइन हुआ ही नहीं तो वो तो एज इट इज़ जैसा पेरेंट के अंदर होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा। यहाँ तो जीन्स कंबाइन किए, इसलिए पेरेंट्स के जो जीन्स होंगे उससे थोड़ा हटकर या थोड़ा बहुत वेरिएशन ऑफस्प्रिंग के जीन्स में देखने को मिलेगा। कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ऐसे ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे की हम बात करें, भले ही एक सिंगल यानी एक बार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भले ही एक बने, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा गया बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम। तो जनरली हम एक ऑफस्प्रिंग्स यानी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ऐसे ऑफस्प्रिंग्स, ऐसी पॉपुलेशन जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी हो, उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं क्लोन। क्या कहेंगे भाई? क्लोन। मैं इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे ही डायग्राम बना दूँ कि भाई मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ ऑफस्प्रिंग्स, कि भाई ये रहा मेरे पास एक ऑफस्प्रिंग, ये रहा दूसरा ऑफस्प्रिंग, ये रहा तीसरा ऑफस्प्रिंग, ये रहा चौथा ऑफस्प्रिंग, ये रहा पांचवा ऑफस्प्रिंग। ऐसे ही बना दे रहा हूँ भाई तुम्हारे समझने के लिए कि भाई ये सारे ऑफस्प्रिंग देखने में एक जैसे होंगे या अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। इन सब ऑफस्प्रिंग्स को मिलाकर, इन सब ऑफस्प्रिंग्स को हम कंबाइनली कहेंगे भाई क्लोन्स, क्लोन नाम देंगे। यानी ऐसी पॉपुलेशन जो जेनेटिकली यानी जीन्स जिसके और मॉर्फोलॉजिकली देखने में सिमिलर हो उसको हम कहते हैं क्लोन। यानी क्लोन हम टर्म किसके लिए यूज़ करेंगे? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, यानी जीन्स अंदर से और मॉर्फोलॉजिकली देखने में, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसी, भाई पूरी पॉपुलेशन एक जैसी। यानी क्लोन वाला जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, पूरी एक पॉपुलेशन के लिए, यानी एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर हो। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चंस मेडिकल में पूछा गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई सीरीज़ के अंदर हम एकेडमिक लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की भी बात करेंगे। कहा इस पॉपुलेशन के एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है रेमेट। क्या कहा जाता है भाई? रेमेट। यानी क्लोन जो हमारा पॉपुलेशन होगा उस पॉपुलेशन के
एक सिंगल इंडिविजुअल को नाम दिया जाता है रेमिट। सिंगल इंडिविजुअल, पूरी पॉपुलेशन की बात करो तो क्लोन, उस पॉपुलेशन में एक सिंगल, यानी इसको हम रेमिट कहेंगे, रेमिट 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 रेमिट। लेकिन पूरी पॉपुलेशन को नाम देंगे क्लोन, यानी क्लोन वाला टर्म यूज़ किया जाएगा पॉपुलेशन के लिए और रेमिट वाला टर्म यूज़ किया जाएगा सिंगल इंडिविजुअल, यानी ऐसा इंडिविजुअल जो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा हो उसको हम रेमिट कहेंगे, और ऐसी पॉपुलेशन जो देखने में बिल्कुल एक जैसी हो, अंदर से भी एक जैसी हो, उसको हम क्लोन कहेंगे। एक बात भाई याद रखो, परफेक्शन दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता, किसी भी फील्ड के अंदर दुनिया में परफेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर भी ऐसा होता है कि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, लेकिन उसको हम जनरली एबनॉर्मल फिनोमिना कंसीडर करते हैं, या एबनॉर्मल ना कहें कि उसको हम एक अलग प्रोसेस के नाम से जानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन जनरल हम बात करते हैं भाई जनरल बातें अगर हम एक एक एक्सेप्शन वाली बात को पढ़ने बैठ जाएं तो फिर कहा भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। हम जनरल बातों को पढ़ते हैं कि भाई जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए हम अप्लाई करते हों, तो हमारी अब तक की बात का क्या कंक्लूजन कि भाई रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की दो प्रोसेस, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा भाई, दो अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे जिनको हम कहेंगे गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होगा, इस बात को भी जिन बच्चों को मालूम नहीं उनको याद रखनी होगी, डिप्लॉइड हैप्लॉइड हम समझा देंगे। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होगा, एक सिंगल सेल होगा, इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन इन दोनों ही प्रोसेस के होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से कैरेक्टर में हल्का फुल्का अलग होगा, यानी उसके अंदर हमको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेरिएशंस की वजह नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब जाइगोट में जो हमने दो प्रोसेस बताए, सेल डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और सेल डिफरेंशिएशन से नए टाइप के सेल्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो एक सिंगल पेरेंट से बनेंगे। वो सिंगल पेरेंट गैमीट बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। गैमीट नहीं बनाएगा इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल, और ये तो हमको पढ़ना ही होता है कि भाई फिजन होगा, उसके अंदर भी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्ट्रोबाइलेशन, वो तो अलग अलग होगा ही। लेकिन एक बड़ा ही स्पेशल एग्जाम्पल कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी सिंगल पेरेंट हो और गैमीट बनाता हो, उस गैमीट से नया ऑर्गेनिज्म बनता हो, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। और चाहो तो भाई यहीं पर लिख लेना, पार्थिनोजेनेसिस वाला प्रोसेस देखने को मिलता है किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म भाई सुने होंगे हनी बी, हनी बी के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है। हनी बी में भी भाई टाइप्स होते हैं, क्वीन बी, वर्कर बी, ड्रोन बी। मैंने कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आगे सीखेंगे, पिछली चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, यानी आगे चलकर जब हम जेनेटिक्स में इस प्रोसेस को दोबारा से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई हनी बी का भी कौन सा वैरायटी, कि क्वीन बी, ड्रोन बी, वर्कर बी, कौन सा वो हनी बी होगा जो पार्थिनोजेनेसिस वाला प्रोसेस दिखाएगा। लेकिन अभी हम याद रखेंगे हनी बी के अलावा कुछ होते हैं रोटीफर्स, हनी बी, रोटीफर्स भी ऑर्गेनिज्म का नाम, यानी हनी बी हो गया, रोटीफर्स हो गया, टर्की बर्ड होती है, ETC लिख लो, बाद में तो इस प्रोसेस को जब डील करेंगे तो हम बात पूरी समझाएंगे। तो भाई इतनी बात हुई। अब एक बात और याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मुतालिक एक दो बातें और बता दूं कि भाई कहा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होगा वो हमको बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होगा ये ज़्यादातर
ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए हों। अब देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा फिर से 11th क्लास की बायोलॉजी पे चला जाऊं, तुमने क्या पढ़ा कि भाई ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक सेल से बने हुए होंगे, उन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। यानी किंगडम मोनेरा के अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जो सिंगल सेल से बना होगा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। सिंगल सेल से बना होगा तो यूनिसेलुलर कहेंगे, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्रोकैरियोट कहेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक सेल से बने होंगे, लेकिन उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। अब जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस हो उस सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ऑर्गेनिज्म को कह देते हैं यूकैरियोट। यानी किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट और किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म होगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यानी कि 2 किंगडम तो ऐसे होंगे जिनके ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने होंगे, लेकिन किंगडम फंजाई का भी एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, यीस्ट, जो एक सेल से बना होगा। किंगडम प्लांटी के अंदर भी जो एल्गी होंगे, उस एल्गी में क्लेमाइडोमोनास ऐसा होगा जो सिंगल सेल से बना होगा। यानी कहने की बात ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा जो बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म हों, यानी कम से कम सेल से बने हुए हों। अब कम से कम तो कहा गया भाई, ऑर्गेनिज्म एक सेल से तो बना ही होगा, एक से कम सेल से तो कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ नहीं होगा, कम से कम एक सेल। तो कहा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें भी फिर कहा कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना हो, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होगा, कॉमन अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉमन अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉमन अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हो या बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म हो। अब यूनिसेलुलर के अंदर एक बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको समझाऊंगा। देखो, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, या किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मोनेरियंस, और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोटिस्ट्स। यानी किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको हम कहेंगे मोनेरियंस, और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे प्रोटिस्ट। कहा भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म मोनेरियंस होंगे वो सब एक सेल से बने होंगे, जितने भी प्रोटिस्ट होंगे वो सब एक सेल से बने होंगे। इस बात को समझने के लिए मेरी अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि भाई मैंने मान लिया ये रहा कोई मोनेरियन, यानी मोनेरा का मेंबर एक सेल से बना होगा। अब क्या होगा कि भाई इसके सेल का साइज बढ़ेगा। जब किसी भी सेल का साइज बढ़ने लगे तो फिर एक सेल प्रोसेस यानी जब सेल का साइज बढ़ने लगे तो फिर सेल एक प्रोसेस दिखाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीज़न। जब इस सिंगल सेल का, यही एक सेल और यही एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ, इसका साइज बढ़ने लगेगा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद 2 सेल बनाएगा। अगर 2 सेल बन गए तो हम कहेंगे भाई 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको हमने मान लिया बैक्टीरिया, कि भाई बैक्टीरिया के सेल का साइज बढ़ा, उसके बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड किया और 2 नए बैक्टीरिया बन गए। पहली बात तो नया बैक्टीरिया बन गया, यानी एक नया बैक्टीरिया बन गया। अब भाई नए बैक्टीरिया का बनना यानी एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब नए ऑर्गेनिज्म के बनने को तो हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, बिल्कुल भाई सही बात। लेकिन कहा जो नया बैक्टीरिया बना
वो सिंगल पेरेंट से बना, इसलिए हम इस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर ध्यान से समझी जाए तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ सेल डिवीज़न, कि भाई ये सिंगल सेल था, इसका साइज बढ़ा, ये सेल जब डिवाइड किया यानी इसमें सेल डिवीज़न हुआ तो 2 सेल बने, और 2 सेल बन गए, इसका मतलब 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ हो, अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न हो गया, इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया। फिर सुनो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा, अगर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल डिवीज़न हो गया तो कहा नया सेल बनेगा। अब नया सेल बनेगा तो इसका मतलब क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न अगर हो गया, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई मोनेरियंस और प्रोटिस्ट हमारे जो होंगे, मोनेरियन और प्रोटिस्ट के अंदर क्या होगा, जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होगा, यानी जब इनका सेल डिवाइड करेगा, मोनेरियन और प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल डिवीज़न वाला प्रोसेस होगा, यही सेल डिवीज़न वाला प्रोसेस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह काम करेगा। यानी बैक्टीरिया या फिर कहो मोनेरियंस और प्रोटिस्ट के अंदर सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का मेथड कहलाता है। यही बात हमें बतानी थी कि भाई मोनेरियंस और प्रोटिस्ट के अंदर सेल डिवीज़न को ही हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। यही बात समझानी थी। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि भाई ये सिंगल सेल से बने होंगे, जब एक सेल डिवाइड करेगा तो नया सेल बनेगा। अब नया सेल बन गया, इसका मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अगर नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो रिप्रोडक्शन हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स जिनको मोनेरियंस कहा और किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर जिनको प्रोटिस्ट कहा, मोनेरियन और प्रोटिस्ट के अंदर सेल डिवीज़न का हो जाना मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। कोई दिक्कत भाई इतनी बात में? ठीक है भाई, उसको लिख लेना। अब वापस आते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वापस क्या आना, हमारा पढ़ाने का मेथड ये कि भाई पहले हम पढ़ाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हैं नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि हमने कहा कि भाई 12th क्लास का ऑनलाइन सीरीज़, ऑनलाइन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। जब तक लॉकडाउन रहेगा ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर अब ऑर्गेनिज्म तो बहुत होंगे भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कहें कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कुछ ना कुछ उस प्रोसेस में चेंज होगा, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे तो फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अलग बदलाव या कहो उस प्रोसेस के अंदर कोई नया मेथड इन्वॉल्व होगा। लेकिन हमें पढ़ना होगा ह्यूमन बीइंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, अभी ध्यान से सुन लो बात को, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमको दो ही कहो के दो कैटेगरी के रिप्रोडक्शन पढ़ने होंगे। एक ह्यूमन बीइंग्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एक एंजियोस्पर्म, जो कि किंगडम प्लांटी का डिवीज़न, 5 डिवीज़न होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी यहाँ पर हमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो हमने पढ़ा भाई पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस हेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उसके अंदर वर्टिब्रेटा में फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर भी ह्यूमन बींग्स। कहा हमें इन सब किंगडम एनिमेलिया के जितने भी फाइलम होंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा वो ह्यूमन बींग्स का ही पढ़ना होगा। अगर सब फाइलम के ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे तो भाई फिर इसी को पढ़ते रह जाओगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई हमें पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स और एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम पहले पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसी पर पूरी हमारी बात होगी, यानी नया टॉपिक हमारा समझे, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होंगे या फिर कहो क्या क्या स्टेप्स होंगे। अब सबसे पहली बात अब आपके काम आएगी, बेसिक बात जिस पर हमने इतना टाइम खर्च किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज़ पर बेस्ड होगा? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने कहा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही पहचान मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़ करना। कहा मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूज़ करना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यानी मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का फ्यूज़ कर जाना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया फर्टिलाइजेशन। यानी पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिपेंडेंसी होगी वो फर्टिलाइजेशन के ऊपर होगी। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया, या उसके प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। क्या कहा कि भाई सेक्सुअल, पहले सुन लो, हमारे पढ़ाने का भाई यही तरीका, पहले हम सुनाते हैं फिर लिखाते हैं फिर बार बार तुम्हें बताकर याद कराने की कोशिश करते हैं। भाई कितना ही समझ लो कितना ही लिख लो, जब तक याद ना हो समझने का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए पहले मैं बता दूं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट होंगे। एक इवेंट को कहा गया प्री का मतलब होता है पहले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे, यानी गैमीट के फ्यूज़ करने से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे, उन सब प्रोसेस को हम कहेंगे प्री का मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, और इवेंट्स को समझ सकते हैं प्रोसेस, कि भाई गैमीट्स के फ्यूज़ करने से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे उनको कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कहा दूसरा इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन खुद एक इवेंट, कि भाई जब गैमीट्स का फ्यूज़न होगा तो उस इवेंट को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फिर कहा गया कि गैमीट्स के फ्यूज़ करने के बाद जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब को हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट का मतलब बाद, तो देखो 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीनों इवेंट में नाम आया फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को डिवाइड किया गया या फिर कहो बांटा गया फर्टिलाइजेशन को सामने रखकर। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन खुद एक प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले प्रोसेस को कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम कहेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 हमारा इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हमारा इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो मैं बताना ये चाह रहा था, सेक्सुअल वर्ड का मतलब ही होता है यूनियन, यूनियन का मतलब फ्यूज़न, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी डिपेंडेंसी फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स पर होती है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बहुत देर से, कि भाई इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि भाई
फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन में कोई लिखता है यहाँ पर S, कोई लिखेगा यहाँ पर Z। S लिखो या Z लिखो, दोनों ही बात सही। वो भाई ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश है वो उसका झगड़ा, वो हमारा झगड़ा नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है भाई। तो S लिख दो या Z लिख दो, बात सही। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब प्रोसेस को कहोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कहा भाई फर्टिलाइजेशन खुद एक इवेंट होगा और फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है सिंगेमी। देखो सिन का मतलब होता है, सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज़न, सिन का मतलब मिलना और गैमी का मतलब गैमीट्स, यानी गैमीट्स के फ्यूज़न को हम कहेंगे सिंगेमी। और कहा भाई गैमीट्स के फ्यूज़न के बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट का मतलब बाद, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमीट, गैमीट के फ्यूज़न के बाद जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब को हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बहुत बढ़िया। अब हमें जानना ये होगा कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा ये तो पता चल ही गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। यानी अभी हमें दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। ये फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा ये बात तब समझ आएगी अगर ये समझ में आ गया कि भाई फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। फर्टिलाइजेशन में ये होगा कि भाई ये रहा हमारे पास मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज़ करेंगे। इन दोनों के फ्यूज़न को मैं कहूँगा फर्टिलाइजेशन। अब देखो एक बात सोचो, हमने कहा ये दोनों मिलेंगे, अब कहा भाई मिलने से पहले तो इन दोनों को करीब आना पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले एक बात तो समझ आ गई, फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होगा कि गैमीट्स एक दूसरे के पास आएंगे, के पास ना आए तो कोई एक गैमीट चलकर दूसरे गैमीट के पास आएगा। ये डिपेंड करेगा भाई कि गैमीट मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल होगा। जो भी गैमीट चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, और मैं बता दूं ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैंने पहले ही कहा मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट को चलकर आना पड़ता है फीमेल गैमीट के पास। यानी इन दोनों गैमीट्स को, इसको हम मान ले फीमेल गैमीट, इसको मान लिया मेल गैमीट, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट चलकर आता है फीमेल गैमीट के पास, उसके बाद फ्यूज़न होगा। यानी गैमीट के फ्यूज़न से पहले क्या होगा कि गैमीट को चलकर, मेल गैमीट को चलकर आना पड़ेगा। एक प्रोसेस तो ये समझ में आया। कहा भाई इन दोनों, यानी इसके चलकर आने से और कहा इसके साथ मिलने से पहले तो इनका फॉर्मेशन होगा, यानी पहले तो गैमीट बनेंगे, जब बन जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। यानी सबसे पहला प्रोसेस होगा गैमीट्स का फॉर्मेशन, उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र होंगे या गैमीट ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहला इवेंट तो कहा गैमीट का फॉर्मेशन, के गैमीट बनेगा, बनने के बाद गैमीट ट्रांसफ़र होगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीज़ें होंगी, सब या दो प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस को हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, देखो इसको नाम को मैं समझा दूं, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और गैमीट तो समझ में आ ही गया भाई, ऐसा सेल जो नया ऑर्गेनिज्म बनाता हो। तो गैमीट के बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। कहा गैमीट बन गया, बनने के बाद गैमीट ट्रांसफ़र होगा, यानी मेल गैमीट जनरली फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, तो सेकंड प्रोसेस हम कहेंगे गैमीट ट्रांसफ़र। जब गैमीट ट्रांसफ़र हो जाए, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो प्रोसेस, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफ़र। कहा भाई जब गैमीट ट्रांसफ़र हो जाए तो फीमेल गैमीट, या पहले मेल लिखा था तो मेल लिख दे रहे हैं, और लिखने का एक
हम कह सकते हैं कि जो स्पीड बनी हुई है लिखने की, कि भाई मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट के साथ। इस मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करना, इतना प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। देखो इस बात के अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कि भाई मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज़ कर गया, जाइगोट बन गया। देखो अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो सिर्फ मेल और फीमेल गैमीट के मिलने का नाम फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट इतनी आसानी से नहीं मिलते। जैसे हमने कहा कि भाई ये मेल गैमीट था फीमेल था आकर मिल गए, कि इन दोनों के मिलने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसके बाद इन दोनों का फ्यूज़न होगा। इन दोनों के फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बस इतना याद रखो, मिलने का नाम फर्टिलाइजेशन, मिलने के बाद जाइगोट का बनना, इसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट होगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कहा भाई जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न सेल डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा। कहा भाई एम्ब्रियो से फिर फीटस बनेगा। एम्ब्रियो किसको कहेंगे, फीटस किसको कहेंगे। अभी इतना समझ सकते हैं कि जाइगोट के, हकीकत बात तो ये कि जाइगोट के डिवीज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बने, यानी एक सेल से दो सेल बना, तो समझो एम्ब्रियो के बनने का यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो चुकी। जैसे ही जाइगोट में डिवीज़न हुआ आप समझिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका। और जब तक वो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाएगा कि जब तक उसके सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ना बन जाए, यानी जाइगोट के डिवीज़न के बाद जितने भी सेल्स बनेंगे उसमें जो नए नए टाइप के सेल्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, उन सब हम स्ट्रक्चर्स को एम्ब्रियो तब तक कहेंगे जब तक वो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। जब उस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने लगे तो हम उसको फीटस नाम दे देते हैं। अभी ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद यानी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए हम एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और जाइगोट का फॉर्मेशन तो भाई फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा जनरली। बहुत अच्छी बात। अब देखो कहा हमने पहले ही बताया कि भाई हमको पढ़ना होगा ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन और एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। तो अब जो गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे, जो गैमीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे, वो मेनली हमारा फोकस होगा, मेन फोकस हमारा इस बात पर होगा, मेन हमारा कि भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरह से गैमीट्स बनेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर किस तरह से गैमीट्स बनेंगे, कि भाई ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। जैसे 10th क्लास में सुना होगा एक नाम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कुछ नहीं, एंजियोस्पर्म के अंदर साथ साथ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी एंजियोस्पर्म के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र होने वाले प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। अब कहा भाई गैमीटोजेनेसिस, कि भाई गैमीट के बनने का प्रोसेस, यानी गैमीटोजेनेसिस का मतलब हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस का नाम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट। अब भाई 2 टाइप क्यों कहा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप के गैमीट का कोई काम नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 टाइप के गैमीट्स ही चाहिए होंगे। कहा भाई कौन कौन से टाइप के गैमीट्स होंगे, एक होगा हमारा मेल गैमीट, एम का मतलब मेल, जी का मतलब गैमीट, और दूसरा होगा फीमेल गैमीट। यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का बनना ये प्रोसेस कहलाएगा गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि हमने कहा हमको पढ़ना होगा ह्यूमन बीइंग्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल गैमीट को कहा जाता है स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल गैमीट का नाम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमीट का नाम ओवम या फिर ओवा।
तो हमें पढ़ना होगा इसका फॉर्मेशन, इसके प्रोसेस, यानी ये किस प्रोसेस से बनेगा और ये किस प्रोसेस से बनेगा। अब कहा हमको ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 टाइप का गैमीटोजेनेसिस पढ़ना होगा। यानी मैं आपको बता दूं, गैमीटोजेनेसिस के टाइप्स में लिखने जा रहा हूं कि भाई कहा ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो भाई, बस गैमीट हटाकर स्पर्म का नाम लगा दिया, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन को कहेंगे oogenesis। यानी अब सेपरेट हमने डिवाइड कर दिया भाई गैमेटोजेनेसिस को कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन oogenesis। अब देखो भाई, आगे की बात जो हम पढ़ाएंगे उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि भाई इसमें स्पर्म बनेगा, इसमें ओवम बनेगा। स्पर्म ओवम दोनों सेल होंगे, स्पर्म भी एक टाइप का सेल होगा, ओवम भी एक टाइप का सेल होगा। और याद रखना, नया सेल पढ़ा होगा सेल थ्योरी में कि भाई सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने दिया, मैथ्यू शेल्डेन और थियोडोर श्वान। उन सेल थ्योरी का उन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में जो एक बात इनकम्प्लीट रखी थी वो ये थी कि नया सेल कैसे बनेगा, वो इस बात को नहीं बता पाए। रोडोल्फ वर्च्यू नाम का साइंटिस्ट आया, उसने ये कहा कि भाई नया सेल हमेशा पुराने वाले सेल से बनेगा और नया सेल जो बनेगा उसके बनने के प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीज़न। अब स्पर्म को हमने एक सेल कहा, ओवम को हमने एक सेल कहा, यानी स्पर्म और ओवम इन दोनों के फॉर्मेशन में सेल डिवीज़न होगा ही होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म के अंदर हमको पढ़ना होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इन सब प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें सेल डिवीज़न का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है और किस टाइप के सेल में किस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। तो अगली क्लास में जब हम, यानी अगले लेक्चर में हम जब स्टार्ट करेंगे तो अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि भाई सेल डिवीज़न कितने टाइप का होगा, किस टाइप के सेल में किस तरह का सेल डिवीज़न होगा। आज तक जितनी बातें बताई या अब तक जितनी भी बातें बताई, इन बातों को याद रखना। अगले लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे सेल डिवीज़न, और मैं आपको ये राय दूंगा, ये बेहतर होगा कि भाई अगले लेक्चर को सुनने से पहले एक बार सेल डिवीज़न का प्रोसेस पढ़ लोगे तो फिर गैमीटोजेनेसिस पढ़ना, गैमीटोजेनेसिस समझना बहुत आसान होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।